फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत खैर मकदम। दोस्तों, मैं 50 MCQ लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि का जो MCQ हो मैं 50 आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक हमारे जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी पर शेयर करेंगे। मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जो है हमने 50 MCQ ऑलरेडी में बता चुका हूं और उसके बाद मैं आज जो शुरुआत करूंगा 61 से। एवरीवन, मैं 61 से मैं शुरुआत करता हूं। 61 जो है सही उत्तर बताइए क्या है। अब इसमें जो है बताता है कि सही उत्तर बताइए, यानी प्रतिषेध की रिट तब जारी की जा सकती है जब क्या कहता है, प्रतिषेध की रिट तब जारी की जा सकती है जब ए अधिकारता या अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थित या अधिकारता का दुरुपयोग, बी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण या उल्लंघन और कपट, सी कहता है देशी विधि का विकास किसी तरह भी उल्लंघन, और उसके बाद में डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो आपको जो उत्तर है इसका उत्तर है ए अधिकारता या अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति, अधिकारता का दुरुपयोग, यानी जो है जुरिडिक्शन या जुरिडिक्शन का जो राइट का जो है उसका अधिकार का क्षेत्र है उसमें क्या है जो है अनुपस्थिति है या जो है प्रेजेंट है और अधिकारता को दुरुपयोग जुरिडिक्शन का जो है मिसयूज किया गया हो। ठीक है, तो उसका उत्तर जो है ये है। ठीक, अब 62 कहता है सही उत्तर बताइए। अब इसमें क्या सही उत्तर बताइए। अब उत्प्रेषण रेट की अनिवार्यता अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तथ्य की त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता है। किसकी? जो तथ्य है कि त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता है। अभिलेख को देखने से प्रकट विधि की त्रुटि को सुधारा जा सकता है। नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो उसका उत्तर है बी है। बी क्या कहता है? अभिलेख को देखने से प्रकट विधि की त्रुटि को सुधारना होता है। ठीक है, इसका उत्तर बी है। कौन सी रिट प्रक्रियात्मक रिट होती है? तो बंदी प्रत्यक्षकरण रिट जो क्या है, प्रक्रियात्मक रिट होती है। 64 देखते हैं। 64 कहता है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 से लेकर 226 में बताया गया है। आर्टिकल 32 से लेकर 226 में बताया गया है। अब उसके बाद में 65 देखते हैं। 65 क्या कहता है? रिट द्वारा न्यायिक पुनर्लोकन के मामले में भारतीय न्यायालय स्थित है। भारतीय न्यायालय की स्थिति क्या है? पूर्णतया बाध्य है। बी न्यायालय द्वारा जारी रिटों की औपचारिकता से बाध्य नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये इसमें रिट द्वारा न्याय पुनर्लोकन के मामले में भारतीय न्यायालय की क्या स्थिति है, तो इसमें देखना है जो है बाध्य है। क्या न्यायालय स्थित है? बाध्य है। ठीक, उत्तर सी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। 66 वो कहता है अधिकार पृच्छ की याचिका से संबंधित किससे है? किसी व्यक्ति के आवेदिक बंदी के लिए, किसी भी न्यायालय में क्षेत्राधिकार के अभाव के लिए, किसी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जो इसका उत्तर कौन सा है? उत्तर इसका जो है सी है, किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी के लिए है। इसका जो उत्तर है आपका सी, किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर है। ठीक है, अब देखते हैं 67। 67 क्या कहता है? 67 कहता है बंदी प्रत्यक्षकरण से संबंधित वाद है। सुनील बात्रा बनाम दिल्ली प्रशासन राज, कानून सनायाल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर है उपरोक्त में से दोनों है। ठीक,
सुनील बात्रा वाला केस भी है, कानून सन्याल वाला भी केस है। ठीक, अब बात करते हैं 68। 68 कहता है कि प्रतिषेध रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? अधीनस्थ न्यायालय के विपरीत, बी अधीनस्थ न्यायाधिकरण के विरुद्ध, सी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध, डी अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध। तो उसका उत्तर है डी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध। अब 69 कहता है कि उत्प्रेक्षा रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी उत्प्रेक्षा रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। क्या ठीक किया जा सकता है? ए तथ्य की गलती, बी साक्ष्य की गलती, सी प्रथम दृष्टया विधि की गलती को, उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका उत्तर है सी है, प्रथम दृष्टया विधि की गलती को। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? परमादेश रिट परिवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है, यानी जो परमादेश रिट परिवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है। ए मनमानी कृत्य को, बी अज्ञापक कर्तव्य को, सी अविवेकीय कार्य को, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर बी है। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर बी है। ठीक, यानी क्या कहता है? अज्ञापक कर्तव्य को। अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? 71 कहता है कि 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बंदी प्रत्यक्ष की रिट केवल राज्य को जारी की जा सकती है, ये सही सम्मिलित नहीं है। यानी बंदी प्रत्यक्ष कर रिट केवल राज्य और प्राइवेट दोनों को जारी की जा सकती है। ठीक है, और कौन सही सम्मिलित है? परमादेश रिट लोक सेवक द्वारा जारी की जाती है। परमादेश लोक सेवक द्वारा अधिकार पेश रिट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। तो जो परमादेश रिट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाता है, न कि लोक सेवक को जारी की जाती है। सॉरी, परमादेश रिट जो है परमादेश लोक सेवकों को ही जारी की जाती है। ठीक है, ये जो है उत्तर सही है। ओके, और क्या है? क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 72 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जा सकेगी? कौन सी रिट जो है उच्च न्यायालय द्वारा जा सकेगी? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, ये सभी रिट जो है उच्च न्यायालय में जा सकेगी। निम्नलिखित में से कौन सी केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो क्या है? उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है रिट जुडिकेटा का सिद्धांत निम्न में से किस रिट से लिया गया है? रिट पर लागू नहीं होता है। रिट जुडिकेटा सिद्धांत किस रिट पर लागू नहीं होता? बंदी प्रत्यक्षकरण के सिद्धांत पर रिट जुडिकेटा लागू नहीं होता। परमादेश पर लागू होता, प्रतिषेध पर लागू होता, अधिकार पक्ष पे भी लागू होता है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षकरण पे लागू नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल है 75। ये 75 कहता है लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत क्या होता है? लोकस स्टैंडाई ये क्या होता है? एक किसी भी व्यक्ति द्वारा रिट दायर की जा सकती है। बी कहता न्यायिक पुनर्लोकन को न्यायालय की सख्त है। सी कहता याचिकाकर्ता का रिट याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। डी कहता है प्रशासकीय अधिकारी का विवेक है। तो लोकस स्टैंडाई क्या है? तो उत्तर है सी, याचिकाकर्ता का रिट याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। जो रिट पिटिशनर जो होता है वो रिट जो है पिटिशनर के तौर पर प्रस्तुत करने का जो है उसका राइट्स है, इसी को कहा जाता है लोकस स्टैंडाई। ठीक है, अब बात करते हैं 76 की बात करते हैं। 76 क्या है? 76 जो है अधिकार पृच्छ की रिट जारी की जा सकती है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जो किसी पद का धारण करना चाहता है, किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जो लोक पद धारण कर रहा हो। तो जो इसका उत्तर है ये डी क्या कहता है? किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जो अपने पद धारण हटा चुका हो। तो इसका उत्तर है सी, किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध भी जो लोक पद धारण कर रहा हो। ठीक,
अब 77 क्या कहता है? 77 कहता है निम्नलिखित में से किस आधार पर उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है? तो क्या है? अधिकारिता का दुरुपयोग, ए, बी अधिकारिता का उपयोग, सी नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का अवज्ञा का अतिक्रमण, और डी कहता दस्तावेज के सम्मुख प्रकट विधि के त्रुटि। तो उसका उत्तर है बी अधिकारिता का उपयोग। अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? पहला देखते हैं ए, जबकि क्या कहता है? जबकि उत्प्रेषण लेख न्यायिक अथवा अर्थ न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। जो उत्प्रेषण लेख है ये क्या है? न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जा सकता है। ए, बी कहता है कि परमादेश उस घोषणा के लिए जारी किया जा सकता है कि अधिनियम के संविधान की अधिकारिता और उसे त्रुटि को सुधारने के लिए उत्प्रेषण लेख भी जारी किया जा सकता है। और सी कहता है कि उत्प्रेषण लेख अधिन्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ अधिकारिता जो उसे प्राप्त नहीं है का प्रयोग करने से उसे प्राप्त करने की जारी किया जा सकता है। उससे संयोजन हेतु परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। डी कहता है उत्प्रेषण लेख लोक अधिकारी का अनाधिकार ग्रहण करने के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन परमादेश उस प्रयोजन हेतु जारी किया जा सकता है। जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर क्या कहता है? ए क्या कहता है? जब उत्प्रेषण लेख न्यायिक अथवा अर्थ न्यायिक क्या है? न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है। क्या है? जब उत्प्रेषण लेख न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जा सकता है। ये उत्तर सही है। अब बात करते हैं 79 कहता है निम्नलिखित में से किन आधारों पर उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है? अधिकारिता की त्रुटि पर, अभिलेख में उसके देखने से प्रकट त्रुटि पर, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर, उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका उत्तर है डी उपरोक्त में से सभी। क्या है? अधिकारिता की त्रुटि पर, अभिलेख को उसको देखने के सही प्रकट त्रुटि पर, और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर, उपरोक्त में सभी। तो क्या सभी जो है क्या किया जा सकता है? उत्प्रेषण याचिका किया जा सकता है। उत्प्रेषण की याचिका जारी की जाती है। तो इसके ग्राउंड बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका कब जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका कब जारी की जाती है? निरोधन सही वैध हो, बी निरोधन प्रथम दृष्टया वैध हो, सी निरोधन प्रथम दृष्टया अवैध हो, प्रारंभ से ही निरोधन अवैध हो। तो क्या है? निरोधन जो है, जो बंदी है वो प्रथम दृष्टया से क्या हो? इल्लीगल हो। क्या हो? वो इल्लीगल हो। ठीक। अब 81 देखते हैं। 81 में कहता है, क्या कहता है 81 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन सही है? यानी परमादेश अधिन्यायिक प्रकृति के आदेश के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। जो परमादेश है वो अधिन्यायिक प्रकृति के आदेश के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बी कहता है जब अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता तब उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। और सी कहता है कि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर भी परमादेश जारी किया जा सकता है। डी कहता प्रार्थी का विधिक अधिकार अस्तित्व में न रहने पर भी परमादेश जारी किया जा सकता है। तो जो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर बी है। क्या उत्तर बी है? जब अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है तब उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है? जब अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है तब उत्प्रेषण क्या जारी किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 कहता है परमादेश की याचिका निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है?
तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है क्या है, जो है मेमेंडस का रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता है। संसद के ऊपर जारी किया जा सकता है, स्थानीय प्राधिकरण के ऊपर जारी किया जा सकता है, न्यायालय और न्यायाधिकरण के ऊपर जारी किया जा सकता है। ठीक, 83 देखते हैं। 83 कहता है कि परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। परमादेश की जारी की जा सकती है केवल न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों को कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु। बी कहता है प्राधिकारियों को कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु, और उसके बाद प्राधिकारी को बाध्य करने के लिए क्या कहता है, जो है प्राधिकारी जो है बाध्य करने के लिए वो कैसे कार्य करे, एक निजी व्यक्ति को बाध्य करने के लिए। तो इसका उत्तर है बी, प्राधिकारियों को कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु जारी किया जा सकता है परमादेश। क्या है, परमादेश। ठीक, अब इसमें बात करते हैं 84 कहता है। 84 कहता है किसी लोक पद को हड़पने वाले किसी व्यक्ति को लोकपद से हटाने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली समुचित रिट को क्या कहा जाता है, तो सी कहा जाता है अधिकार परीक्षा। क्या कहा जाता है, अधिकार परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, 85 देखते हैं। 85 है जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारता का अतिक्रमण करने पर नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने के रिट प्रेषित किया जाता है, तब उस रिट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पिच, बंदी पच। जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है तो उस रिट को क्या कहा जाता है, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पिच या बंदी पत्र। तो इसका जो है उत्तर है जो है उत्प्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्रेषण कहा जाता है। 86 है। 86 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा करता है तो बंदी प्रत्यक्षकरण। कौन करता है, बंदी प्रत्यक्षकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षकरण की याचिका का अर्थ क्या होता है, तो उत्तर है किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, 88 कहता है। 88 है अवैध कैद के लिए कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण रिट जारी किया जा सकता है अवैध कैद के लिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षकरण ही रिट जाती है अवैध कैद के लिए। अधिकार पक्ष लेख जारी किया जा सकता है, जो अधिकार पक्ष लेख जारी किया जा सकता है किसी लोकपद को हड़पने वाले के विरुद्ध, यानी क्वारंटो जो है किसी लोकपद को हड़पने वाले के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण रिट का सही किया जा सकता है, किससे सही किया जा सकता है, तथ्य की गलती, साक्ष्यों की गलती, प्रथम दृष्टया की विधि की गलती। किसका है, प्रथम दृष्टया विधि की गलती। ठीक है, अब बात करते हैं 91। 91 कहता है उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो शुद्ध प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किसी भी मंत्री के विरुद्ध, किसी न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक अधिकारी के विपरीत, उपरोक्त में से कोई। तो उत्तर है सी, किसी न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक अधिकारी के विपरीत जारी किया जा सकता है, उसका उत्तर है सी। ठीक है, 92 है। 92 कहता है, क्या कहता है 92, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या है, तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारतीत संविधान के रूप में घोषित करता है। बी कहता है उच्च न्यायालय के निर्णय को पुनर्लोकन करना, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पुनर्लोकन करना, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन है ए, आंसर इसका ए सही है। क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारतीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। ये क्वेश्चन ए सही है। अब 93 क्या कहता है, 93 कहता है उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णय को पुनर्लोकन के साथ प्राप्त है, तो किस अनुच्छेद में प्राप्त है, तो अनुच्छेद 137 में प्राप्त है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 137 में प्राप्त है। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं राज्य के आकृति से दायित्व संबंधित पर जो है क्या है, संविधान में कहाँ अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है बी में दिया गया है, किसे, अनुच्छेद 300 में दिया गया है। ठीक है, आकृत्यापूर्ण दायित्व के लिए संप्रभु कार्यों के विभेद
किस वाद में दिया गया है? आपके उत्तरदायित्वपूर्ण संप्रभु विभेद किस में दिया गया है? तो उत्तर सी है। उपरोक्त में से दोनों कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टोर फॉर इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद 96 देखते हैं। 96 कहता है किसी मामले में यह अब निर्धारित क्या है? यह अब निर्धारित किया गया है कि प्रभु संपन्न रेस से किए जाने वाले कार्यों के राज्य अकृतात्मक दायित्व नहीं है। राम गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उड़ीसा राज्य बनाम पगलोवन लोचन। और क्या है? सी कहता है भारत संघ बनाम सविता शर्मा, उपद में से कोई नहीं, तो उसका उत्तर है राम गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकपाल। 97 की बात करता है। लोकपाल यानी अम्बुस्टमैन की बात करता है। अम्बुस्टमैन सर्वप्रथम किस देश से कब लिया गया था? तो किस देश से लिया गया था? ए, क्या इंग्लैंड में लिया गया? नो। नॉर्वे में लिया गया था 7 में? नो। अमेरिका में लिया गया? नो। और कहाँ लिया गया? स्वीडन में लिया गया। तो 1809 में कहाँ से लिया गया? डी, तो स्वीडन में लिया गया। लोकपाल जो है कहाँ से लिया गया? स्वीडन से 1809 में। ओके, अम्बुस्टमैन मैन किस देश में नहीं है? तो किस देश में नहीं है? फिनलैंड में है, डेनमार्क में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, अमेरिका में अम्बुस्टमैन नहीं है। सर्वप्रथम भारत में अम्बुस्टमैन का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 20 अगस्त 1969 को प्रस्ताव हुआ था। ठीक, अब उसके बाद में वर्तमान में वर्तमान में भारत में लोकपाल विधेयक के अनुसार लोकपाल विधेयक निम्न से किस पदाधिकारियों की जांच करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऊपर में सभी। तो उत्तर है प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत में लोकपाल कितने राज्यों में कार्यरत है? तो उत्तर है 10 राज्यों में कार्यरत है। 102 वर्तमान में भारत लोक आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम किस राज्य में हुई है? तो उत्तर है बी, उड़ीसा में। 103 लोकपाल का कार्यकाल होता है ए, 70 वर्ष। लोकपाल कार्यकाल पद ग्रहण करने की उम्र क्या होती है? डी, 5 वर्ष। लोकपाल को पद हटाने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? कितने सदस्यों का होना चाहिए? 100। भारत में अम्बुस्टमैन का सुझाव पहली बार 1902 में किसने दिया था? उत्तर है बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र द्वारा दिया गया था। सुझाव दिया था? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र द्वारा दिया गया था। दोस्तों, मैं यहीं से आप जो है यहीं से मैं इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।